पावर के सवाल कर रहे थे हम। ठीक है, तो पावर पे एक और सवाल। सड़क पे क्या है कि बारिश की वजह से पानी भर गया है और पास में एक खड्डा है, तो सड़क में दिक्कत पैदा हो रही है। तो मोटर लगाई गई कि पानी कुएं में डाल दिया जाए, खड्डे में डाल दिया जाए। अब सड़क काफी लंबी चौड़ी है और पानी इसमें गिरा रहे हैं। ठीक है, तो इस मोटर का पावर P है। ठीक है, सड़क पर फैला पानी मोटर की सहायता से खींचकर पास ही में एक खड्डे में भरा जा रहा है और इस काम को कंप्लीट करने में लग जाते हैं 4 घंटे। 4 घंटे तक मोटर चलती है। अब आपसे कहा जा रहा है कि 4 घंटे का टाइम नहीं हमारे पास मोटर पे पास खड़े रहने का, 1 घंटे में काम निपटाना चाहते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना पावर का मोटर खरीद के लाएं कि हमारा काम 1 घंटे में निपट जाए। ठीक है, 8 hours are required. To lift water from road with help of motor of power P। ठीक है, if same pipe is used and want to take 1 hour only, what should be power of motor? मोटर की शक्ति क्या होगी? मोटर से पानी उठाया जा रहा है सड़क से, तो सड़क कोई गहरी नहीं होती है ना, फैली हुई होती, लंबी होती, पूरे मोहल्ले में फैल रहा होगा। उसको उठा के एक खड्डे में भर रहे हैं। 8 hours are required to lift water from the road with help of motor of power P. If same pipe is used and want to take 1 hour only, what should be power of motor required? एक मोटर आजमा के देख ली, एक मोहल्ले में लगा के देख लिया कि इसमें 8 घंटे लग गए। अब शहर में बहुत जगह फैला हुआ है ऐसा, 8 घंटे कौन काम करे? 1 ही घंटे में काम निपटाना चाह रहे हैं। तो मोटर की शक्ति क्या रखें? चलो अब कैसे करेंगे, कुछ आ ही नहीं रहा है, मिला है।
मोटर का मामला है। सबसे पहले मैंने कहा कि फिजिक्स के लिए विचारों की बड़ी जरूरत है, फिर गणित की। 8 भी आ गया। 8 क्यूब, 8 8 64 8 है 256, कितना 512। 512 गुना पावरफुल मोटर लगाई जाए तो आप 1 घंटे में काम निपटा लेंगे। हो सकता है मैं तो अभी कुछ नहीं कहना चाहता, है ना। भोले लोग जो कुछ नहीं जानते हैं वो कैसे फैसला लेंगे? जब अपने दोस्तों से पूछेंगे तो एक कह रहा है कि तुम तो दुगनी पावर ले आओ, एक कह रहा है 4 गुना ले आओ, एक कह रहा है 8 गुना ले आओ, और एक कह रहा है 512 गुना पावर वाला लेके आओ, तब तुम्हारा काम होगा। फैसला कैसे होगा, है ना। चलो खैर, तो पहले तो हम हमारे दिमाग को धैर्यवान बनाएं। फिजिक्स के प्रति यूं ना सोचें कि कोई फॉर्मूला लगाऊंगा हो जाएगा, है ना। फॉर्मूले से होगा निश्चित, पहले वो विचार चाहिए जिससे होने वाला है। पहले ये बताओ कि मोटर कर क्या रही है? तो पानी रेस्ट पे, उसको खींच करके कुछ वेलोसिटी दे रही है ना, यानी मोटर पानी को काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कर रही है, ये हम कह सकते हैं। अब वो पानी जो पावर ऑफ मोटर आप लिख सकते हो नेट पावर बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ मोटर के अलावा और कोई वर्क नहीं कर रहा, ग्रेविटी का मामला नहीं। पिछले सवाल में ग्रेविटी थी, कुएं से गहराई से पानी उठा रहे थे, अब तो कोई ग्रेविटी का मामला है नहीं, बराबर का लेवल है। तो यहां से जो पानी फेंका जा रहा है इस तरफ, इधर तो रेस्ट में है पानी और मोटर इसको कुछ स्पीड दे रही है। तो हमारा जो फॉर्मूला आने वाला है पावर का कैलकुलेशन, उसमें पावर ऑफ मोटर आ जाएगा ये हाफ dmv² बाई dt। तो पावर ऑफ मोटर आ जाएगा हाफ dm/dt इंटू v²। अब dm/dt हमने पिछली क्लास में बताया था कि इसके बराबर होता है ρAV। पिछली क्लास में ये आपको साबित करके दिया था ρAV। तो यहां पुट कर देंगे तो पावर विल बी इक्वल टू हाफ ρAV इंटू v²। तो पावर विल बी इक्वल टू हाफ ρAV³। ये समझ गए हम? बात समझे कि नहीं? अगर हाइट वाइट का कोई मामला नहीं है, सिर्फ स्पीड देने का मामला है, तो मोटर की पावर का v³ के साथ नाता है। क्यों ऐसा है? अगर आप ज्यादा वेलोसिटी दोगे, सबसे पहली बात है कि आप किसी को काइनेटिक एनर्जी दोगे तो उसमें v² तो आएगा ही, और ज्यादा तेजी से दोगे तो 1 सेकंड में ज्यादा मास भी आ जाएगा, मास भी v के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाफ mv² में से v का स्क्वायर तो पहले से ही है, और ज्यादा तेजी से पानी फेंकोगे तो 1 सेकंड में फेंकने वाला मास भी ज्यादा होगा। जल्दी जल्दी मास फेंक रहे हो तो मास का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो m इज प्रोपोर्शनल टू v एंड v² पहले से ही है। तो एक तरह से पावर मोटर की शक्ति वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यहां से ये फैसला हो चुका है। अब दूसरा फैसला करते हैं। सड़क का पानी पहले 8 घंटे में खाली होता था, अब पानी की स्पीड बढ़ा करके ही उसे जल्दी कर सकते हो। 8 घंटे का काम अगर 1 घंटे में करना चाहते हो तो जो पानी की रेट पहले थी उससे 8 गुनी रेट फेंकनी पड़ेगी। dm/dt जो पहले था पानी फेंकने की, पर सेकंड में कितना किलो पानी फेंका जा रहा था, जितना भी पहले होगा, अब हमें उसे 8 गुना ज्यादा रेट से पानी फेंकना पड़ेगा। मानते हैं ना? 8 गुना ज्यादा रेट से फेंकना है तो हमारे पास dm/dt के फॉर्मूले में क्या है? ρAV। रो तो वही है, पाइप तो वही है, तो क्या चीज 8 गुना करना पड़ेगा? वेलोसिटी को 8 गुना करना पड़ेगा। 8 घंटे का काम 1 घंटे में करना है, तो जो
8 घंटे में पानी के फेंकने की स्पीड थी, उससे 8 गुना ज्यादा स्पीड से पानी फेंकेंगे, तब जाकर के हमारा काम 1 घंटे में होगा। ठीक है। मान लो कि कोई पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया था, बड़ा सा 50 पेज का था। अगर एक बच्चा उसे 10 घंटे में लिखता है, 1 घंटे में 5 पेज, और कोई एक ही घंटे में करना चाहता है, तो 50 के 50 पेज 1 घंटे में लिखने पड़ेंगे, तो उसकी रेट उतना गुना हो जाएगी। वैसे ही मामला है, पानी जो पहले 8 घंटे में फेंका जा रहा था, उसे अब 1 घंटे में फेंकना है, तो जिस स्पीड से पहले फेंका जा रहा था, उससे 8 गुना ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा। अगर स्पीड को 8 गुना करोगे, तो पावर उसके क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल है, तो V 8 टाइम्स हो जाएगा, तो पावर 8 क्यूब टाइम्स हो जाएगा। तो जो मोटर की शक्ति होगी क्या होगी? 512। ठीक है। 1P 2P और 8P 4P से नहीं चलेगा। काम जोरदार कर रहे हो ना आप, 8 घंटे का काम 1 घंटे में कर रहे हो, शक्ति इतनी चाहिए। फिर बात समझ गए? चाहो तो इस रिजल्ट को ऐसे रट भी लो। कुछ चीजें हैं जो रटने वाली हैं। पावर प्रोपोर्शनल टू V क्यूब, जब सिर्फ पानी को फेंकना है, जब हमें कुछ उठाना नहीं है, अपने उठाने वाले में mgh का रोल भी आता है, वो देखा था। ठीक है, बोलो कुछ कह रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए कर देता हूं, इसमें क्या कोई खास बात है नहीं बिल्कुल भी। ये लो m रो a vt इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या है? ठीक है। अब वही मास बाद में आ गया, रो a v डैश, और टाइम हो गया T/8, हो गया ना? अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो V डैश इज इक्वल टू 8V आ गया। यही तो समझा रहे हैं, तुम ऐसे इक्वेशन से कर लो। सेम मास फेंकना है, तो मास सेम रखेंगे, रो सेम है, टाइम को 1/8 करोगे तो वेलोसिटी को 8 टाइम्स करोगे, सीधी सी बात है। तो वेलोसिटी 8 गुना हो गई, तो पावर 8 का क्यूब गुना हो जाएगी। ठीक है। पावर का सवाल मैं आपसे पूछूं, सीधा सवाल पूछते हैं, चलो। एक आदमी वजन 2 किलो का तो क्या उठवाते हैं, इससे 50 किलो उठवाते हैं ना। एक आदमी 50 kg का वजन ऊपर उठा रहा है, और इसके शरीर से एनर्जी जा रही है, यहां से निकल निकल के ये रस्सी को एनर्जी दे रहा है 1 सेकेंड में 100 जूल। 100 जूल पर सेकेंड से ये एनर्जी इसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है। और ये ब्लॉक जो है स्लोली ऊपर उठ रहा है, स्लोली ऊपर उठ रहा है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है।
फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। आदमी के द्वारा 100 जूल उसके शरीर से निकलता जा रहा है और ये ब्लॉक ऊपर उठता जा रहा है। 1 सेकेंड में 100 जूल जा रहा है और ये ब्लॉक ऊपर उठता जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये ब्लॉक किस रेट से ऊपर उठ रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है। बोला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से उठ रहा है। चलो अब हम करते हैं हल। 1/10 ओके, 1/10 मीटर पर सेकेंड, 2/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 चॉइस तो बन रहा है। अच्छा, चलो अब कैसे करते हैं देखो। सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये जो आदमी है इस रस्सी को ऐसे नीचे खींच रहा है। मान लेते हैं कि उसने जो फोर्स लगाया वो फ्रिक्शन है, निश्चित ही फ्रिक्शन है वो, और इस पॉइंट का वेलोसिटी v है, तो वो इसको एनर्जी दे रहा है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो F इंटू वी इज इक्वल टू 100 है। ये हमको दे रखा है। क्या हमें दे रखा है, हमें क्लियर होना चाहिए। आदमी के द्वारा हाथ जो लगाया गया है उसका फोर्स इंटू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वेलोसिटी F इंटू वी, ये है क्या कहते हैं 100 जूल पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर इस रस्सी को कहीं से भी कट करोगे, क्योंकि रस्सी तो मासलेस होती है, तो T इज इक्वल टू F हो जाएगा। तो जो फोर्स वो अप्लाई करता है वही रस्सी का टेंशन भी होता है, ठीक है। तो ये रस्सी का टेंशन हो गया, ओके। अब वो रस्सी का टेंशन घूम करके इधर जा रहा है और ये नीचे 50 G है। कहा गया है कि ये तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब 2t माइनस 50g शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहां से टेंशन का वैल्यू आ गया 250 न्यूटन। इससे हमें पता लग गया कि वो फोर्स 250 न्यूटन का होगा। 250 इंटू वी बराबर 100। तो उसका हाथ का जो पॉइंट है उसका वी कितना आ गया 100/25, 250। ये कितना होता है 2/, ओके। ये 2/5 किसका वेलोसिटी है, मैन के हाथ का आया। अगर इसका v है, इसका v1 है, यानी इस ब्लॉक का v1 मान ले। स्ट्रिंग कंस्टेंट से -v1 प्लस v इक्वल टू 0, या टेंशन के कानून से यहां पे t है और वहां पे 2t है, तो वो v/2 होगा, यानी 2v1 इज इक्वल टू v। तो v1 इज इक्वल टू v/2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज v/2, यानी कि 1/5, ठीक है। इतना घुमा के किया। दूसरे तरीके से सोचें तो ये तो हमने जो हुआ उसको वैसा वैसा किया। आदमी ने फोर्स लगाया, वेलोसिटी दिया, बिल्कुल जैसे जैसे हो रहा है ना। दूसरे तरीके से देखो तो जो भी आदमी ने पावर सप्लाई किया वो किसके पास गया है, ब्लॉक के पास गया है, और ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 500। ये ब्लॉक अगर ऊपर उठ रहा है तो इस पे लगने वाला फोर्स 500 न्यूटन होना चाहिए, और इसका वेलोसिटी v1 है, तो 500 इंटू v1 शुड बी 100। तो v1 इज इक्वल टू 1/5। सीधा कर दिया आपके बार, है ना।
हम कहना चाहते हैं कि आदमी की शक्ति जो है सीधी ब्लॉक के पास जा रही है। 100 जूल पर सेकेंड जो ये दे रहा है वो मिल किसको रहा है? न धागा रख रहा है न पुली रख रही है। जा तो ब्लॉक के पास रहे और ब्लॉक ऊपर उठ रहा है, तो ऊपर उठने वाला जो पावर, ऊपर से जो पावर उसको मिल रहा है, तो ऊपर से लगने वाला फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो व्यक्ति के द्वारा दी गई एनर्जी पर सेकेंड जो है वो पुल्ली के सहारे, रस्सी के सहारे उस ब्लॉक पे पहुंच रही है और उसकी वैल्यू 100 जूल होनी चाहिए। तो ऊपर फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन और वेलोसिटी उसका v1, तो 500 इंटू v1 उसको ऊपर से मिलने वाला पावर हो गया। ठीक है, बात समझ गए? 1/5 आ गया ना, उससे भी 1/5 आ रहा है। तो पावर के सवाल अपन ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे पता नहीं कितने सवाल है, कुछ सवाल शीट में आप करोगे अटेम्प्ट तो मामला क्लियर हो जाएगा। बेसिक बात मैंने बता दिया। मोटर वाले सवाल होते हैं ज्यादा, या सीधे फोर्स इनटू वेलोसिटी वाले सवाल होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगाना चाहते हैं इससे आगे, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होता है? तो इसके लिए पंक्ति लिखना चाहते हैं, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, a force is said to be conservative when work done by the force is independent of path. When work done by the force is independent of path taken by the object, only depends on initial and final position. Only depends on initial and final position. किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव घोषित करने की यही कंडीशन है जो हमने लिखी है। अगर हमें इस जगह से इस जगह जाना है तो ये तो हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के इनफाइनाइट पाथ एग्जिस्ट करते हैं। एक तो सबसे छोटा पाथ होता ही है, उसके अलावा और बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। हम चाहें तो पूरी दुनिया घूम के फिर यहां जाएं, तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के इनफाइनाइट पाथ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कोई फोर्स है जिसका सारे रास्तों में एक ही वर्क हो। हर रास्ता चाहे कुछ भी चुन लो, ठीक है। W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू W4। सब रास्तों में एक जैसा कार्य करने वाला, यानी पाथ कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है, सीधे जाओ, ऐसे अमेरिका घूम के जाओ और कैसे भी जाओ, एक ही टिकट लगता हो, तो हम कहेंगे कि ये तो टिकट वाला मामला तो कंजर्वेटिव है। लोग खुश हो जाएंगे, फिर हम घूम के जाएंगे, हम सीधे नहीं जाएंगे। ठीक है, पर टिकट में ऐसा नहीं है, पाथ की लेंथ डिपेंडेंट मामला है और फिर वो व्हीकल डिपेंडेंट भी है ना, व्हीकल में भी सीट डिपेंडेंट भी है। ऐसे करके वो कंजर्वेटिव टाइप का नहीं है। रास्ता कुछ भी चुनो, सब रास्तों में एक ही वर्क हो, तो वो है कंजर्वेटिव। दूसरे शब्दों में कंजर्वेटिव के लिए लिख सकते हैं, in case of conservative force, work done by the force will be same for all possible path. In case of conservative force, work done by the force will be same
in all possible path. In case of conservative force, work done will be same for all possible path. सभी रास्तों में एक जैसा कार्य करने वाला होता है कंजर्वेटिव. सभी रास्तों में एक जैसा कार्य करने वाला, रास्ते की डेस्टिनेशन सेम होनी चाहिए, है ना. इनिशियल फाइनल पॉइंट को सेम रखते हुए रास्ता कुछ भी चुन लो, वर्क एक आएगा. है अगर ऐसा कोई फोर्स तो वो कंजर्वेटिव की श्रेणी में आता है. ठीक है. एक और बात जो हम कह सकते हैं, आप अगर किसी जगह से शुरू होके घूम फिर के वहीं आ जाओ, जो इनिशियल था वही फाइनल है, तो इस केस में इसका वर्क डन 0 हो जाएगा. कंजर्वेटिव फोर्स की पहचानने का एक तरीका यह भी है कि आप घूम फिर के वहीं लौट आओगे तो 0 वर्क हो जाएगा. तो ये पंक्ति लिखना चाहते हैं, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, in case of conservative force, work done by the force is always 0 for any closed loop. कोई भी क्लोज लूप ले लो, हर क्लोज लूप में जो 0 वर्क करता है, हर रास्ते में जो एक जैसा वर्क करता है, वो होता है कंजर्वेटिव. रास्ता कुछ भी चुनो, हमेशा एक वर्क आएगा एक मंजिल तक पहुंचने के लिए. और गोल घुमा के कोई सा भी पाथ ले लो, एवरी क्लोज लूप, चाहे यहां से यहां, चाहे यहां से यहां, चाहे वहां से वहां, क्लोज लूप संसार में कहीं से कहीं ले लो, उसका वर्क 0 आना चाहिए. अगर ऐसी शर्त है तो वो है कंजर्वेटिव. ठीक है. ये कंजर्वेटिव को पहचानने के बढ़िया रास्ते हो गए हैं. सारे रास्तों में वर्क ही वर्क का कैलकुलेशन है. कंजर्वेटिव का आधार वर्क है. वर्क की जांच की जाएगी, उसके आधार पे जवाब दिया जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कौन से फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव? तो उसका जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये विशेष एग्जाम्पल हैं. और भी होते हैं, ये तो मैंने 3 एग्जाम्पल लिखवा दिए. और एनी फोर्स विच सेटिस्फाई द डेफिनेशन, जो भी फोर्स उस परिभाषा को सेटिस्फाई करेगा वो कंजर्वेटिव होता है. अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भाई हम इन 3 के अलावा और भी फोर्सेस को जानते हैं. उनमें से नामी गिरामी फोर्स हैं टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स. क्या ये कंजर्वेटिव होते हैं? तो हम इसका जवाब दे सकते हैं. जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं यहां से उठा के यहां ले जा रहा हूं, तो मैं इसको धीरे धीरे ले जाता हूं, तो मेरा एन एम जी के बराबर है. तो मेरा वर्क हो गया यहां से वहां जाने में, नॉर्मल का वर्क हो गया एम जी एच के बराबर. मैं थोड़ा जल्दी ले गया तो एन ग्रेटर देन एम जी हो गया, तो वर्क डन तो वही एन ग्रेटर देन एम जी इंटू एच हुआ, तो थोड़ा ज्यादा हो गया वर्क. तो मैं इस पोजीशन से उस पोजीशन तक ले जाते वक्त एन को ज्यादा भी कर सकता हूं, कम भी कर सकता हूं. तो फोर्स चेंज करके डिस्प्लेसमेंट वही रखकर वर्क चेंज कर सकता हूं. तो मेरे हाथ से लगने वाला नॉर्मल कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. सेम बात फ्रिक्शन के साथ में भी है, सेम बात टेंशन के साथ में भी है. तो हम उसको लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते. एक तरह से ऐसा फोर्स जो समय हमेशा स्थायी स्थापित होता है, जैसे ग्रेविटी रहेगी, हम रहे ना रहे, एम जी लगता रहेगा, चार्जेस के बीच का फोर्स लगता रहेगा.
स्प्रिंग फोर्स लगता रहे, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो स्टेट डिपेंडेंट है। ऐसे फोर्स प्रकृति में फिक्स लगते हैं, वैसे ही वो किसी की आवश्यकता की डिमांड नहीं करते। ऐसे फोर्सेस खासकर काम करते हैं कंजर्वेटिव वाला। ठीक है, तो एक कंजर्वेटिव फोर्स का पहचानने वाली बात हो गई, एग्जाम्पल हमने लिख लिया। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। कौन होता है नॉन कंजर्वेटिव? When work done by the force, when work done by the force when work done by the force depends on path taken by the object, when work done by the force depends on path taken by the object, then the force is called as non-conservative force. Then the force is called as non-conservative force. जिसका वर्क रास्तों पे निर्भर करता है वो है नॉन कंजर्वेटिव। यहां से जाना है, वहां जाना है, एक रास्ता सीधा है, सीधे में कुछ वर्क होगा, इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ और होगा, इनमें कुछ होगा। ऐसे मैंने कुछ केसेस बताए हैं जो यहां पहुंच रहे हैं। तो अब इसमें यूं कहना चाहता हूं कि सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 5 रास्ते दिखाएं। तो W1 इज नॉट इक्वल टू W2 is equal to W3 is not equal to W4 but it is equal to W5. It may be equal to W6 but not equal to W7. ठीक है, ऐसा कुछ। हमने ये नहीं कहा कि दो रास्तों में वर्क बराबर नहीं हो सकता है, कुछ में बराबर हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। तो इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, एक और स्टेटमेंट। इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, in case of non-conservative force, work done by the force may be same for two or many paths, but it cannot be same for all paths. रास्ते अनंत हैं, इसलिए कंपटीशन अनंत रास्तों में तो कैसे जांच की जाए? अनंत की तो कोई गिनती नहीं होती है। अब अनंत रास्तों में से 10,000 रास्तों में एक जैसा वर्क आ गया है, बाकी में अलग आ गया, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को आप यूं समझ सकते हो कि एक सत्यवादी आदमी और एक असत्यवादी या झूठे आदमी में जो अंतर होता है वही होता है। सत्यवादी हमेशा सत्य बोलेगा, भले उसकी जान चली जाए, भले कुछ हो जाए। वो सोचता है कि सत्य से ऊंचा कुछ नहीं, जान भी नहीं, उसको सत्य का लॉस बड़ा लगता है, तो हमेशा सच बोल रहा है, हर परिस्थिति में सच बोल रहा है। तो ऐसा है कंजर्वेटिव,
हर बार सच बोलने वाला। अगर कोई झूठा आदमी है, आपका दोस्त है, आपने उसको झूठ बोलते हुए देख लिया है, तो आप वो कुछ भी कहेगा, भ्रम तो आपको हमेशा बना रहेगा। हो सकता है वो आपसे बातचीत के दौरान 100 में से 90 बार सही बोलता हो, पर उसने कभी आपको झूठ बोल रखा है, तो संदेश समाप्त नहीं होगा। ये सिर्फ दोस्तों के बीच में नहीं, पिता पुत्र के बीच में भी हो सकता है। पिताजी ने पुत्र से पूछा, बेटा कितने नंबर आए तेरे? पुत्र ने बोले, पापा 100 में से 100 आए। बढ़िया है कि शाबाश, ये लो मिठाई ले आओ। फिर बाद में रिपोर्ट पता लगा तो 100 में से 10 आए, उसने 0 लगा लिया, आगे एक 0 अपनी तरफ से लगाए। वो जांच पड़ता चली, आगे चल के जब रिपोर्ट कार्ड आई, कॉपी में तो उसने कर लिया, रिपोर्ट कार्ड में नहीं बना। तो कहने का मतलब है कि फिर उसके पिता को अपने पुत्र पे बचपन का डेटा है उनके पास, तो जीवन में एक फैसले करते वक्त तो डेटा काम आता है कि इस पुत्र के लिए मुझे क्या करना है, कितना सत्य बोलता है। इसने ये अमेरिका पहुंच के, पापा मेरे अकाउंट में लाख रुपए जमा करा दो, यूनिवर्सिटी में कोई फेस्टिवल है उसमें भाग ले रहे हैं हम, ऐसा कुछ हो रहा है। सत्यवादी होगा तो ठीक है, 1.5 लाख कर देते, 50 तुम और कर लेना। असत्यवादी है, पिता के पास रिपोर्ट है, छोड़ो तुम फेस्टिवल मत जाना, नहीं भाग लेना मैं। तो कहने का मतलब ये कि असत्यवादी का मतलब ये नहीं होता है कि वो हर समय झूठ बोलता है, वो कभी बहुत मौकों पे सच बोलता है, पर कुछ मौकों पे झूठ बोल जाता है, तो उसमें संदेह बना रहता है। इसलिए कहते हैं जीवन में अपने करीबी लोगों, जिनके साथ हमें जीवन भर निभाना है, उनसे कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि आपका एक बार बोला गया झूठ आपके जीवन में अनेक जगह आपको कभी डिसीजन के पॉइंट्स आते हैं, वहां दिक्कत करता है। मैं तो कह रहा हूं किसी से मत बोलो, है ना। पर फिर भी अगर इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते तो जिनके साथ हमें रहना है ना, उनसे नहीं बोलना चाहिए, भले हमें नुकसान हो रहा हो। हमने चोरी किया, पिताजी ने पूछा है बेटा चोरी किया था? हाँ किया था। पिताजी मारेंगे, डंडा पीटेंगे, ले जाओ पुलिस वाले, ले जाओ इसको, वो भी मारो इसको बढ़िया से, अगली बार बेल्ट से मारो बढ़िया, याद रखे। उस टाइम बुरा लग रहा होगा कि मैंने पिताजी को गलत बोल दिया, इन्होंने अच्छे से पिटा दिया मेरे को, पर उससे हम जीवन में सुधर गए, उसके बाद हम पढ़ने लग गए, अच्छे हो गए, पता नहीं क्या हो जाता है ना। और नहीं होता तो फिर वो जीवन बिगड़ जाता है। तो असत्यवादी की तरह है नॉन कंजर्वेटिव, उसमें सारे रास्तों में वर्ग बराबर नहीं होगा, 2 और 3 का बराबर है, 4, 5, 6 का बराबर है, अनंत रास्ते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि 1 लाख रास्तों में वर्ग बराबर हो सकता है, अनंत के आगे 1 लाख कुछ भी नहीं, फिर भी वो नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव की पहचान है कि हर रास्ते में बराबर होगा। झूठा साबित करने के लिए आपको एक ही एग्जाम्पल काफी, 2 ही आपने पाथ पकड़े, दोनों पे अलग आ गया ना, फैसला हो गया, ये तो नॉन कंजर्वेटिव है। 10 रास्ते पकड़ के बराबर आ गया तो फैसला नहीं कर सकते हो कि कंजर्वेटिव है ना। कंजर्वेटिव का फैसला अनंत रास्तों पे वर्क चेक करके होगा, और नॉन कंजर्वेटिव का फैसला 2 रास्तों में वर्क डिफरेंट आते ही हो जाएगा कि ये है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्लोज लूप की बात बताते हैं। अगर घूम फिर के वापस वहीं आ गए तो उस केस में क्या होगा, इनिशियल फाइनल। अगर ये इनिशियल फाइनल सेम है तो उसमें क्या होगा, इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, in case of non-conservative force, in case of non-conservative force, work done along any closed loop, work done along any closed loop may be 0, may be positive, may be negative। जैसे झूठे आदमी का फल पता नहीं ना क्या होगा, वो ये मे भी लगता है इसमें,
कि कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कंजर्वेटिव का मामला डेफिनेट होता है कि हाँ इसका स्वभाव जानते हैं, इसका उत्तर फिक्स है, जीरो, इसका वर्क एक है, चाहे कुछ रास्ता आजमा लो। तो कंजर्वेटिव में सभी क्लोज लूप में जीरो होता है। नॉन कंजर्वेटिव में हो सकता है कुछ लूप में जीरो आ रहा है, हो सकता है कुछ लूप में पॉजिटिव आ रहा है, हो सकता है कुछ लूप में नेगेटिव आ रहा है। सब लूप में एक जैसा नहीं होता है, ऐसा है। सब पाथ में एक जैसा नहीं होता है और सब लूप में एक जैसा नहीं होता है, ये इसकी खास बात है। उदाहरण के तौर पे कौन है नॉन कंजर्वेटिव, तो उसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। फेमस एग्जाम्पल में हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स। इसके अलावा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मनुष्य के शरीर के भीतर लगने वाले इंटरनल फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, हम जैसे ऊपर चढ़े और वापस नीचे आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एनर्जी हमारी बराबर रहेगी, थक जाते हैं हम, हमारे शरीर की एनर्जी वापस निकलती नहीं, हमें नहीं मिलती। चढ़ने उतरने में एनर्जी का लॉस हो जाता है। ये भीतर की फोर्सेस से हो रहा है। ग्रेविटी ने तो जीरो वर्क कर दिया, ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, ठीक है, नॉर्मल का भी वर्क जीरो है। तो अब हमारा नुकसान कहां से हुआ, अंदर के फोर्सेस से। मसल्स जो फोर्स लगाते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। टक्कर के दौरान बॉल में लगने वाले इंटरनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, नुकसानकारी। सही मायने में जो नॉन कंजर्वेटिव शब्द आया था वो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करने वाला। देखो एनर्जी तो कंजर्व है, एनर्जी को तो कोई नष्ट नहीं कर सकता है। अगर पूरे एनर्जी के कंजर्वेशन के आधार पर देखें तो सब कुछ कंजर्वेटिव है, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं जो टोटल एनर्जी को चेंज कर पाएगा। पर कुछ ऐसे फोर्स हैं जो मैकेनिकल एनर्जी का नुकसान कर जाते हैं, उसके आधार पर ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को बनाया गया था कि जिससे मैकेनिकल एनर्जी नष्ट हो गई। जैसे ब्लॉक जमीन पे फिसलता हुआ हमने छोड़ दिया तो ब्लॉक की वेलोसिटी चली गई, काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई अब? तो हम कह रहे हैं इस फ्रिक्शन ने छीन लिए और उसका वर्क अलग अलग रास्ते पे अलग अलग होता है, सीधा ले गए तो कुछ और, इधर ले गए तो कुछ और। तो ऐसे करके हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो हम किसी भी नए फोर्स के लिए जब भी चेक करेंगे ये कंडीशन लगाएंगे जो क्वेश्चन में लिखिए। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के पहचानने की बात हो गई। अब हम इस पर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक फोर्स है एक्स आई के, वाई जे के और जेड के, वेयर एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये फोर्स हमें दे रखा है, यानी अलग अलग कोऑर्डिनेट पे ये फोर्स अलग अलग लगेगा। जैसे ओरिजिन पे होगा तो इसका फोर्स होगा 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। 1,2,3 पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर लगेगा 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप। ऐसे कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट फोर्स है ये। तो सवाल ये है कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? ये एक प्रश्न पैदा हुआ हमारे मन में। हमने एक कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट फोर्स लिया है, क्या इस प्रकार जो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है इसे हम कंजर्वेटिव की श्रेणी में रख सकते हैं? अब देखो मैं इसका फैसला कैसे करता हूं। फैसला करने का तरीका है कि बताए हुए रूल से टेस्ट करना, रूल जो है उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। मान लो कि ये पॉइंट x1, y1, z1 है और ये x2, y2, z2 है। इस पॉइंट से उस पॉइंट तक हम कोई भी अजनबी रास्ता चुन लेते हैं जो ऐसे वैसे जाता है। अगर हमने ये साबित कर दिया कि ये रास्ता कुछ भी हो फिर भी इसका वर्क एक ही होगा तो हम इसमें घोषणा कर देंगे कि कंजर्वेटिव है।
और अगर हमें ये पता करना पड़ा कि रास्ते को चेंज करने से चेंज हो जाएगा तो ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो इस रास्ते का कोई एक पॉइंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट वाला। जब ऑब्जेक्ट यहां से गुजरेगा तो इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा जो यहां दिखा रखा है। फिर इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उस डिस्प्लेसमेंट को x से चेंज करने वाले को dx कहते हैं, y में चेंज dy और z में चेंज dz। क्योंकि हमारा फोर्स है वेरिएबल तो हम सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्क की कैलकुलेशन के लिए इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। हम ये देखेंगे कि इंटीग्रल f डॉट ds का कैलकुलेशन क्या रहता है। तो f की जगह f की वैल्यू रख देंगे, डॉट dxi केप dyj केप dz के केप। तो ये आ गया x dx प्लस y dy प्लस z dz। इसमें x इनिशियल से x फाइनल, y इनिशियल से y फाइनल, z इनिशियल से z फाइनल। जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर बाय 2, y फाइनल स्क्वायर माइनस y इनिशियल स्क्वायर बाय 2, z फाइनल स्क्वायर माइनस z इनिशियल स्क्वायर बाय 2। हमने देखा कि इस वर्क को प्राप्त करने के लिए हमें नहीं जरूरत पड़ रहा है बीच के किसी कोऑर्डिनेट का, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए। वो तो मैं कोई भी रास्ता पुट लूंगा तो इसमें यही आएगा। तो ये साबित हो गया कि रास्ता चाहे जो वर्क एक है तो ये है कंजर्वेटिव। ठीक है, ऐसे किसी अजनबी फोर्स को पहचानने के लिए उसका जांच करना पड़ता है। जांच करने में पाया गया कि इसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम तो इससे परिचित नहीं थे, जांच करके पता लग गया कि यह है कंजर्वेटिव। यस, ये कंजर्वेटिव फोर्स। ये इसका जवाब हो गया, हाँ ये कंजर्वेटिव है। ऐसे हम जांच करते हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ इतना देख लेंगे ये इंटीग्रेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अगर हो गया तो उसको कंजर्वेटिव घोषित कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमें फोर्स दिया है। अब की बार के केप ने दिया आपको 2xy केप प्लस एक्स स्क्वायर जे केप। where x and y are coordinates, क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? यस नो। अब आपको पूरा तरकीब मिल गया है। तो जिन लोगों को कहना है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ ये कंजर्वेटिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिनका कहना है कि कंजर्वेटिव नहीं है, ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, नो नो वन, कोई भी नहीं कह रहे। बाद में मत कहना कि हम सोच रहे थे। तुम एक हो, तुम कह रहे हो, तुम भी कह रहे हो, 2 लोग कह रहे हैं, तुम भी कह रहे हो, 3 हो गए, और तो कोई नहीं कह रहे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जांच करते हैं।
कंजर्वेटिव की घोषणा करने के लिए हमें बस ये फॉर्मूला लगाना है एफ डॉट डी एस, देख लेना है कि इंटीग्रेशन हो पा रहा है। अब एफ की जगह रख देंगे 2xy आई के प्लस एक्स स्क्वायर जे के, डिस्प्लेसमेंट की जगह dx आई के dy जे के। तो ये इंटीग्रेशन आगे बढ़ेगा तो ये आ जाएगा 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, ऐसा आया। अब अगर ये इंटीग्रेशन हो गया तो हम कह देंगे कि ये है कंजर्वेटिव। अगर ये नहीं हुआ, मतलब नहीं हो सकता है हुआ, अगर नहीं हुआ मतलब हमसे नहीं हुआ ये नहीं कह रहे, ये नहीं हो पाएगा किसी से भी, तो है नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो जिन लोगों ने कंजर्वेटिव बोला है अब उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कर दिया होगा, है ना? तुमने बोला ना कंजर्वेटिव, तुमने कर दिया इंटीग्रेशन। अब बताओ कैसे करें? ये कोई 1900 को दूसरे साल का सवाल पूछा क्या? पहले से पढ़ा हुआ है सेम क्वेश्चन? ऐसे ही इसमें भी आ जाता होगा। कुछ होता था, पढ़ाते थे अध्यापक लोग, हमें चकमा देते थे, फिर वो चकमे मैम एक बार आ चुके हैं, आप नहीं आएंगे। कैसे होता है इसका पता नहीं। कुछ कहना चाह रहे हो? एक्स स्क्वायर को वाई के बराबर, ऐसे तो फिर तुम कुछ भी पुट कर दोगे। फिर एक्स को वाई कर लो, फिर क्या है, हाँ ना, सब जगह एक्स वाई रख लो तो डी एक्स डी वाई हो जाएगा। फिर तो इंटीग्रेट, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई रखने का क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का मतलब तुमने ये इंटीग्रेशन इस पर्टिकुलर पाथ के लिए किया। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाथ पे जाओगे तो ये वर्क होगा। सपोज करो तुमने कुछ भी सब्स्टिट्यूट किया, वाई इक्वल टू एक्स, इसका मतलब तुमने उस पाथ के लिए वर्क निकाल लिया जहां पर y की वैल्यू x के बराबर है, वो दूसरा स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो ऐसे तो तुम पुट करके वर्क इसका निकाल ही सकते हो, पर वो वर्क अलग अलग पाथ का अलग अलग हो जाएगा, है ना? तो एक्स स्क्वायर को y के बराबर रखना या x को y के बराबर रखना या और किसी रिलेशन में दोनों को रखना, x और y में कुछ भी रिलेशन रख दिया तो वो पाथ का इक्वेशन हो गया, यानी पाथ डिपेंडेंट हो गया। हाँ, अब और कौन कौन कह रहे थे कंजर्वेटिव? अब तुम रह गई हो, तुम कह रही हो, बोलो कैसे? अच्छा, तो इसमें क्या करें बताओ? ये वाला कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? ऐसे अंधविश्वास है कि ऐसे हो जाएगा कुछ। किसको? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो जो कांस्टेंट की वैल्यू है तो उस पाथ में वर्क आएगा। अगर y का वैल्यू किसी के बराबर करके फिक्स कर रहे हो, y बराबर 3 रख दिया, तो इसका मतलब y बराबर 3 वाला जो पाथ है उस पाथ में ये वर्क निकल के आ जाएगा। ऐसा तुमने कुछ भी पुट किया ना तो पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम कुछ कह रही हो? अच्छा, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ऐसा मान रहे हैं। ये तो पाथ का इक्वेशन नहीं है ना, एक्स स्क्वायर वाई को कुछ t मान लिया गया, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर को कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का आगे 2x इंटू वाई
फिर एक्स स्क्वायर को वही रहने देंगे, फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स। अब डी एक्स को इधर ले जाते हैं, तो डी टी का वैल्यू क्या आ गया, 2x वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अगर t का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई है तो dt का वैल्यू 2x वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई होगा। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, यही है वो। तो इसका मतलब मैं इसको तो फिर dt लिख सकता हूं पूरे को ही। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन तो मैं t लिख सकता हूं, वो तो एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है, क्योंकि इंटीग्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है, इसलिए घोषणा की जाती है कि ये कंजर्वेटिव है। यस, हाँ ये कंजर्वेटिव है। अभी तो कठिन बात हो गई, जिनसे नहीं हो पाएगा इंटीग्रेशन वो क्या करेंगे, उनकी घोषणा अटक जाएगी। उनके लिए कोई और तरकीब है क्या? अब मैं आपको कंजर्वेटिव पता करने का एक और रास्ता देता हूं, क्योंकि ये रास्ता कठिन है और ये रास्ता सब लोग कर पाए, संभव नहीं है। ठीक है, तो मैं एक मेथड 2 और दे रहा हूं, हालांकि वो मैं बाद में बताना चाहता था, पर मैं ये आप पढ़े लिखे लोग हो इसलिए अभी बता रहा हूं। 11वीं की बात होती तो मैं बाद में ही बताता, इस साथ साथ ही बता देते। कुछ लोग ये सोच नहीं पाएंगे तो अभी निराश हो जाएंगे, है ना। मेथड 2, किसी भी फोर्स के कंजर्वेटिव होने और नहीं होने की जांच करना चाहते हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, इफ ये है फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है, दिस क्रॉस दिस नेबुला क्रॉस एफ, डेल्टा का उल्टा है ना, उसको नेबुला कहते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई नेबुला। नेबुला है ना, नेबुला, और अपने भारत में बोले तो नेवला हो गया, है ना। इंटीग्रेशन तो सांप हो गया और ये नेवला है। अब ये होता क्या है, देखो नेबुला मतलब नेबुला जो नोटेशन है ये कुछ विशेष नोटेशन है। कहा कुछ माना कांस्टेंट, अभी बता रहे हैं क्या है ये जो ऊपर लिखा है ना, ये एक ऑपरेटर है। ये बहुत सारे ऑपरेटर विकसित हो गए, प्लस माइनस गुणा भाग अंडर रूट स्क्वायर, फिर उसके बाद में लॉग एंटी लॉग, और इसी तरीके से ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसके और आगे बढ़ गए एक और आगे का ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर की खूबी क्या है, इसकी खूबी ये है कि डिफरेंशिएट करके टोपी पहना देता है, कैप लगा देता है ना। डिफरेंशिएट करो और आई कैप लगा दिया, जैसे कैप लगा देगा ये। तो अब जैसे मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं इस एग्जांपल में, फिर हम दूसरे एग्जांपल में जाएंगे। ये जो डिफरेंशिएशन है ये कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव। डेल बाय डेल एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स
कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। अगर इक्वेशन में y z है, उन्हें कांस्टेंट की तरह मानना है, सिर्फ x ही वेरिएबल है, तो इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऐसे ही डेल बाय डेल y, इसमें सिर्फ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के अलावा सब कांस्टेंट। और डेल बाय डेल z में z के अलावा सब कांस्टेंट। जब आपके पास में इसमें k कैप नहीं है, तो आपको तीसरे वाले ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं है, दो में काम चलेगा। अब मैं आपको यहां पर अप्लाई करके दिखा रहा हूं इसको, देखो कैसे करेंगे। तो मैं लिखूंगा पहले नेबुला क्रॉस एफ, इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। यहां से शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, दोनों ही ले लेंगे, बस के कैप की जरूरत नहीं है क्योंकि के कैप उसमें है ही नहीं। क्रॉस एफ, एफ की वैल्यू रख देते हैं 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। अब इस ऑपरेटर को कैसे लगाते हैं? पहले वाला टर्म जो है ना, अब इसका आई क्रॉस आई क्या होता है बताओ भाई? जीरो होता है, तो पहला टर्म तो जीरो हो गया, आई क्रॉस आई। दूसरा होगा आई क्रॉस जे, के हो जाएगा, तो डेल बाय डेल एक्स और स्क्वायर के कैप, ऐसा लिख लेंगे। अब आएगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के, तो यहां माइनस लगा लेता हूं, डेल बाय डेल वाई ऑफ 2xy के कैप। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर ये जीरो आ गया, अब एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव 2x, जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं ना वैसे होगा। अब इसमें y के अलावा सब कांस्टेंट है, तो इसमें से 2x तो बाहर आ गया। जो कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेते हैं, तो 2x तो कांस्टेंट है, सिर्फ y ही वेरिएबल है, तो y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 2x के कैप माइनस 2x के कैप। इसका मतलब जीरो, इसका मतलब कंजर्वेटिव। ऐसे आप फैसला कर सकते हो डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से नहीं करना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन से कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव। ये सिंपल डिफरेंशिएशन से भी सिंपल है क्योंकि इसके अंदर तो y z तो कांस्टेंट होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया अगर जब x के रेस्पेक्ट में करते हो तो। ठीक है, चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां से थोड़ा चेंज करना है बस मुझे। एग्जांपल 3, हमें फोर्स दिया है वाई जेड आई कैप एक्स वाई एक्स जेड जे कैप एक्स वाई के कैप। अब फिर से वही सवाल, अब तो आपके पास दो तो हथियार होगा, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। फोर्स आपको दे रखा है, पहचानना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। क्या फैसला कर लिया आपने? क्या कहते हो? कंजर्वेटिव? चलो देखते हैं सॉल्यूशन। कंजर्वेटिव की घोषणा करने के लिए इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, अगर ये आपने कर दिया तो बढ़िया बात है। वाई जेड आई कैप एक्स जेड जे कैप एक्स वाई के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो ये यहां से आ गया इंटीग्रल ऑफ वाई जेड डी एक्स प्लस
एक्स जेड डी वाई, एक्स वाई डी जेड, ऐसा है ना। अगर हम ऐसा मान लें कि t इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो बाय प्रोडक्ट रूल एक बार आ जाएगा डी एक्स इंटू वाई जेड, एक्स डी वाई इंटू जेड और एक्स वाई इंटू डी जेड, ऐसा आ जाएगा। वही यहां लिखा हुआ है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है, यानी टी है, यानी कि एक्स वाई जेड है। घोषणा हो रही है कि इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब पक्का कंजर्वेटिव है। अब जो लोग ये नहीं सोच पाएंगे उनके लिए मेथड 2 है, वो देखेंगे नेबुला क्रॉस एफ। अब की बार तो उनको तीनों टर्म लिखना पड़ेगा। क्रॉस एफ, वाई जेड आई केप, एक्स जेड जे केप, एक्स वाई के केप। अब जब इसकी वैल्यू निकालने बैठेंगे तो आप जानते हैं कि आई क्रॉस आई तो क्या होता है, 0 होता है। तो आई क्रॉस जे की बारी आई, क्या आ जाएगा, और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स हट जाएगा, तो जेड के केप। आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे हो गया, तो माइनस वाई जे केप आ गया, पहले वाला हो गया। अब दूसरे का नंबर, वैसे बॉक्स बना के भी कर सकते हो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, और ऐसे भी कर सकते हो। जे क्रॉस आई क्या होता है, के, जे क्रॉस आई के हो गया माइनस का, और इसको करेंगे तो माइनस जेड के के, जे क्रॉस जे 0 और जे क्रॉस के हो गया आई, तो ये हो गया एक्स आई केप। जे केप वाले का नंबर निकल गया। अब के केप की बारी, के क्रॉस आई क्या होता है, जे, तो वाई जे केप, और के क्रॉस जे माइनस आई। अब देखो कुछ कट रहा है, सब कुछ बराबर 0 बैठ गया, तो कंजर्वेटिव होगा तो ऐसा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए लोग ऐसा भी करते हैं, आई जे के और डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, फिर यहां पर वाई जेड, एक्स जेड, एक्स वाई। अब आप इसको हैंडल करो, ठीक है। जब आप इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x मिलेगा, और जब इसको इसके तो इसमें भी x मिलेगा, सबट्रैक्ट करोगे 0 आएगा। सभी टर्म में ऐसे 0 आ रहा होगा, तो 0 साबित हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्स हमको दिया है एक्स वाई आई के वाई स्क्वायर एक्स जे के, एक्स वाई आई के वाई स्क्वायर एक्स जे के। क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? ये इसमें पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट अभी पूछते, पहले ये कर लो आप। अब आप इसमें ये वाला लगा लो मेथड, डेल बाय डेल एक्स आई के, डेल बाय डेल वाई जे के, इसमें 2 ही आएंगे, क्रॉस एक्स वाई आई के वाई स्क्वायर एक्स जे के। आई क्रॉस आई तो 0 हो गया, आई क्रॉस जे वाई स्क्वायर एक्स के केप हो गए, जे क्रॉस आई माइनस के केप हो जाएगा,
डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई माइनस के केप। इसमें वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये आ गया वाई स्क्वायर के केप, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। इसमें एक्स कांस्टेंट है तो माइनस एक्स के केप। अब ये जो वैल्यू आ रही है तो जीरो नहीं आ रही, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, तो इसलिए इसमें नहीं पे टिक मार देंगे। हाँ, आगे बताएंगे, है ना। आगे हम इसी के बारे में, ये आएगा कहीं, इसके बारे में डिटेल देंगे। दूसरा सवाल, अब ये तो निश्चित हो गया कि ये है नॉन कंजर्वेटिव, तो इसका फिर वर्क जो है पाथ पे डिपेंड करना चाहिए। तो अब हम 2 पॉइंट लेना चाहते हैं 2,3, तो इससे 3 रास्ते बना रहे हैं आपके लिए, ऐसे एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, ओ ए बी, ओ सी बी, ऐसे जाके ऐसे जाना है, ऐसे जाके ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। फाइंड वर्क डन बाय गिवन फोर्स फॉर 3 डिफरेंट पाथ, 3 डिफरेंट पाथ। पहला है ओ ए बी, दूसरा है ओ सी बी, तीसरा है डायरेक्ट ओ सी। ये तो फैसला हो ही चुका है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो अलग अलग रास्तों में अलग अलग कार्य करने वाला है ये, कुछ रास्तों में बराबर भी हो सकता है। हमको इन 3 रास्तों में वर्क का हिसाब चाहिए। 0,0 से 2,3 तक जाना है, उसके लिए 3 रास्तों को चुना गया है। पहले एक्स एक्सिस के अलोंग गए, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल गए। दूसरा रास्ता है पहले वाई एक्सिस के पैरेलल गए, अलोंग गए, और फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल गए, और एक सीधा गए। तो इन तीनों रास्तों में इसी फोर्स का वर्क, जो सवाल है उसी का सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। चलो मैं एक रास्ते का निकाल के देता हूं, फिर 2 का आप निकालना, है ना। सॉल्यूशन, हम लेना चाहते हैं पाथ ओ ए बी, ओ ए बी। तो ओ ए बी पाथ को हम कह सकते हैं ओ ए प्लस ए बी। तो पहले ओ ए पाथ की बात करते हैं। तो ओ ए पाथ की पहचान ये है कि इसके ऊपर y 0 है। ओ से ए पे जाओगे ना, सब जगह y 0 है, तो चेंज इन y तो 0 है ही। तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है डी डब्ल्यू, वो होता है एफ डॉट डी एस। हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये है एक्स वाई आई के वाई स्क्वायर एक्स जे के डॉट डी एक्स आई के डी वाई जे के, भी जनरल है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई डी एक्स वाई स्क्वायर एक्स डी वाई, ऐसा हो गया। ये वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा चाहे कोई भी पाथ हो, ये तो है। अब इसमें एक कंडीशन लगा देंगे कि इसमें y 0 रख देंगे, डी वाई 0 रख देंगे, तो डी डब्ल्यू 0 आ जाएगा। तो वर्क डन अलोंग ओ ए 0 आ गया। इसको फिजिकली हम कहना चाहें कि कैसे 0 आ गया, तो उसका जवाब ये कि सपोज करो कि आप किसी ब्लॉक को यहाँ पे ऐसे खिसका रहे हो, तो इसमें फोर्स की वैल्यू निकालते वक्त उसमें y की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो फोर्स से 0 हो गया। तो अगर 0 फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को यहां से वहां ले जाओगे तो वर्क डन तो 0 हो गई, इसलिए 0 है। ठीक है, तो पहले आप यहां से यहां तक इसको ले गए हो 2 मीटर तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक।
और इस दौरान कोई वर्क नहीं हुआ है, तो ओ ए का वर्क मैंने आपके सामने निकाल के दिखाया है, फॉर्मूले से निकाल दिए, वाई का वैल्यू 0 पुट करके 0 आ गया, इसलिए ओ ए 0 आ गया। या यूं कहो कि फोर्स ही 0 था, फॉर्मूले में वाई 0 पुट करने से पता लग रहा है। अब मैं ओ ए के बाद यहां से रवाना होऊंगा बी के लिए। अब मुझे ए बी पे जाना है, तो ए बी की क्या खास बात है, ए बी, तो ए बी में बात यह है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स है 2। ए बी रास्ते में कहीं भी जाएं इसका एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह 2 है, वाई बदल रहा है, चेंज इन एक्स 0 है। अगर मैं फोर्स वाले फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 0 नहीं रखूंगा, 2 रखूंगा, तो इसमें रखते हैं अपन, तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला यही एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई। तो इसके अंदर x की वैल्यू 2 और dx की जगह 0, dx की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया, प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 2। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा 2 वाई स्क्वायर डी वाई, 0 से लेकर के y का लिमिट कितना है 3, तो 2 वाई क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 3, तो ये कितना होता है 18, 3 का क्यूब बटे 3, 9 2 18, तो डब्ल्यू ए बी आ गया 18। यानी जब हम यहां से वहां जाएंगे तो इस पे लगने वाला फोर्स जैसा भी है, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट अगर मैं आपको इसमें लिखा के दिखाऊं, तो इस समय x की वैल्यू मैं 2 रख देता हूं ना उसमें, तो उसका x कंपोनेंट तो है 2y i के, मतलब 2y इधर हो गया, और इस तरफ जो लगने वाला फोर्स है उसमें x का वैल्यू 2 रख दूंगा, तो 2y स्क्वायर इधर वाला फोर्स है, तो ये वाला फोर्स तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, इसलिए ये वाला टर्म 0 है, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो वर्क होगा वही होगा, तो ये dy वाला वर्क हो रहा है, तो टोटल डब्ल्यू ओ ए बी 0 प्लस 18 हो गया। तो ऐसे हम निकालते हैं किसी एक पाथ पर, ओ ए बी मैंने आपको निकाल के दिखाया, अब आप ओ सी बी का निकालो। तो आपने दूसरा वाला केस करके दिखाना था, ओ सी बी हो गया क्या, तो इसके लिए मैं इधर मिटा देता हूं। अब हम पाथ ले रहे हैं ओ सी बी, कोई सा भी पाथ हो, W का वैल्यू तो वही रखेगा डी डब्ल्यू एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई। जब हम OCB की बात करते तो उसको OC प्लस CB की बात करते, तो पहले OC की बात करेंगे। OC रास्ते की पहचान ये है कि इसके अंदर x पक्का 0 है और x में कोई बदलाव भी नहीं है ना, ऐसा OC में जाओगे तो x नहीं है, अब इसमें x 0 रख दोगे तो DW 0 आ गया, तो WOC तो 0 हो गया। अब रही बात CB की, CB रास्ते की पहचान ये कि इसका y बराबर 3 है और y में कोई चेंज भी नहीं है, तो y बराबर 3, चेंज इन y 0, तो DW के एक्सप्रेशन में रख देंगे 3x dx और ये 0 हो गया। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x का लिमिट लगेगा 0 से लेके 2 तक, तो W 3x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2, तो ये 6 आ गया, तो टोटल आ गया OCB 0 प्लस 6 यानी 6 आ गया। इससे भी घोषित हो रहा है कि ये नॉन कंजर्वेटिव है, 2 रास्तों से अलग वर्क आ जाए तो इसका पक्का गारंटी होता है, ठीक है। अब रह गया एक और केस OC,
ओबी ओबी, तो अरे ये गलत छप रहा है, प्रिंटिंग एरर है ना भाई, वही वही जाना था ना, बीते। तो आप लोगों ने क्या ओसी का निकाला होगा, फिर जो लिखा होगा वही निकाला होगा। ओसी का तो जीरो है ही, अब ओबी का पूछ रहे हैं, इसको मिटा दूं, ओबी। तीसरा केस लिया है पाथ, थर्ड केस है पाथ ओबी। ओबी की पहचान क्या है, देखो भाई, y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन है ये, m इसका आ जाएगा 3/2, y इज इक्वल टू 3/2x। अगर dy निकालना है तो dy इक्वल टू 3/2 dx, इसी को डिफरेंशिएट करके आ जाता है। तो हमारा जो dw का एक्सप्रेशन है, एक्स वाई डी एक्स वाई स्क्वायर एक्स डी वाई, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इसमें से y हटा देते हैं, x इंटू 3/2x dx, इसमें से x हटा देते हैं, तो x हटाएंगे तो 2/3y इंटू डी वाई, फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो 3/2 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, और 2/3 बाहर आ गया, y³ का इंटीग्रेशन y⁴/4। x का लिमिट चलेगा 0 से 2, y का लिमिट चलेगा 0 से 3, 3 से 3 कट गया, 8/2 4 आ गई, ये तो 4 आ गया, 2/3 और 4 भी नीचे ले लो भाई, 3 इंटू 4, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 मैंने 3 का पावर 3 हो गया, 4 प्लस 3 का पावर 3/2, 27/2 हो गया ना, 13.5, 13.5 और 4 कितना होता है, 17.5, 17.5। तो एक आया 17.5, एक आया 18, एक आया 6, सारे अलग 6 अलग है ना, तो सब अलग अलग है, इसलिए इसका मतलब ये है गारंटेड नॉन कंजर्वेटिव। अब इसमें क्लोज लूप बना के देखोगे तो माइनस प्लस के हो जाएंगे, इसी में क्लोज लूप बना लोगे, जैसे यूं गए ना और वापस ऐसे आ गए, तो ऐसे तो हो गया था 18 और ऐसे हो गया -6, 12 हो जाएगा, और यूं क्लोज लूप बनाओगे -12 हो जाएगा, ठीक है, और यूं जाकर के वापस से आ जाओगे तो 0 हो जाएगा, है ना। मतलब मैं इसी में एग्जाम्पल पेश कर दिया है कि घूम फिर के अलग अलग दिशाओं में घूम के आओगे तो अलग अलग मामला हो रहा है, ऐसे जा रहे हो तो प्लस हो रहा है, ऐसे जा रहे हो तो माइनस हो रहा है, यूं जाके यूं आ रहे हो तो 0 भी हो रहा है। तो किसी लूप में 0 हो रहा है, किसी लूप में प्लस हो रहा है, किसी में माइनस हो रहा है, ऐसा होता है नॉन कंजर्वेटिव में। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की डिटेल आपको दे दी गई। अब मैं एक और परिभाषा की शुरुआत तो कर देता हूं, इसके लिए मैं इधर से मिटाए ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के लिए कुछ बातें पहले भी लिखी थी हमने, अब छोटी छोटी कुछ बातें लिखने जा रहे हैं। पहली बात लिखना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी is always associated potential energy is always associated with a conservative force।
acting between the particles of system, acting between the particles of system, पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेटिव फोर्स से संबंध है, यानी U इज रिलेटेड टू कंजर्वेटिव फोर्स। संसार में ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी है, वरना इसका कोई महत्व नहीं था। जिन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को डिजाइन किया, जिन्होंने शुरुआत करी होगी, उनका पीछे जो मकसद था वो ये था, उन्होंने देखा कि प्रकृति में ऐसे फोर्स हैं जिनका वर्क डन जो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उनका वर्क का फॉर्मूला पहले से निकाल के बैठ जाएंगे, रेडीमेड वर्क का फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनडायरेक्टली कह सकते हैं आप, एक रेडीमेड फॉर्मूला है वर्क डन का। आप उससे वर्क डन डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, एक्स की इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, वर्क डन आ जाएगा। जैसा आपने देखा था कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो हमें जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनका वर्क निकालने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी न किसी कंजर्वेटिव फोर्स से जुड़ी होती है। जब ये एनर्जी स्प्रिंग फोर्स से जुड़ी होती है तो हम इसको कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी होती है तो हम इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ी होती है, फोर्स जैसा होता है वैसे इसके अनेक नाम रख दिए गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे और भी मतलब नाम लिए जा सकते हैं। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसी के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कंजर्वेटिव फोर्स जो आपने सिस्टम बनाया है वो सिस्टम चार्ज का हो सकता है, वो सिस्टम मास का हो सकता है, उस सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स होना चाहिए। इनके बीच आपस में लगने वाला फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो हम ऐसा कहना चाहते हैं कि ये है, ये 1 2 3 4 पार्टिकल का समूह बताए एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो उसके आधार पर अगर इनके बीच में आपस में कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी बना देंगे। अगर उनके बीच में लगने वाले 3-4 प्रकार के कंजर्वेटिव फोर्स है तो 3-4 प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, हर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स की एक सिंगल पोटेंशियल एनर्जी हो, जैसा कि एसएचएम में करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। वहां पर सारे कंजर्वेटिव फोर्स का सम मिला के एक फोर्स बनता है। तो हम किसी एक अकेले कंजर्वेटिव फोर्स का अलग से पोटेंशियल एनर्जी बना सकते हैं, सारे कंजर्वेटिव को मिला के एक टोटल कंजर्वेटिव जो बन रहा है उसकी भी एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हैं। ये हमारी चॉइस है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स से जुड़ी है, पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट ये है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम। वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम के लिए डिफाइन की जाती है। दूसरा पॉइंट का मतलब यह है कि अकेले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं। अगर संसार में एक ही मास हो तो फिर उसमें कुछ खास बात नहीं, फिर उसको कोई अट्रैक्ट करने वाला है। एक ही चार्ज ले लो, मास तो चलो है ही, एक ही चार्ज है। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दुनिया में किसी के पास नहीं, किस काम का। दूसरा कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो तब तो फोर्स लगेगा, अब कहीं लगाने वाला है ही नहीं। अब उसको आप इधर रख लो या उधर रख लो या उधर रख लो,
कहीं रख लो कोई फायदा नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। कम से कम 2 पार्टिकल की जरूरत है। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक सिस्टम की जरूरत है, उसके बगैर पोटेंशियल एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं है। तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम एंड फॉर आइसोलेटेड पार्टिकल, ये लिखा था, फॉर आइसोलेटेड पार्टिकल वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। अकेला पार्टिकल होगा तो फोर्स भी नहीं होगा, और फोर्स नहीं होगा तो उसके बगैर पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी किसी न किसी कंजर्वेटिव फोर्स से जुड़ी है, और फोर्स लगाने के लिए कोई ना कोई दूसरा पार्टिकल चाहिए, तो कम से कम 2 पार्टिकल तो जरूरी है। तो सबसे छोटा सिस्टम ये हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी का, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर इसको 1 और 2 बोल दें तो ये है एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 1 and 2। जब हम बात करते हैं कि धरती है ये, और ये एप्पल है, धरती और एप्पल, इन दोनों के बीच दूरी है h, तो लोग कहते हैं कि m एप्पल GH, धरती और एप्पल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी mgh, ऐसा बचपन से पढ़ते हैं, h हाइट पे mgh। कहना चाहते हैं कि एनर्जी जो है एप्पल और धरती दोनों की मिला के जॉइंट अकाउंट की तरह है। 2 दोस्तों ने बैंक में जॉइंट अकाउंट खुला है, उसमें 10,000 रुपये जमा कराए, अब जिसको जरूरत पड़ती है वो निकाल लेते, ठीक है, दोनों बैंक में अलाउड है, दोनों के साइन, जिसको जब जरूरत पड़ती है, एक ने 5,000 निकाल लिया, फिर दूसरे ने 1 निकाला, फिर अगले ने कहा बाकी 4 और में निकाल लेता। तो हो सकता है कि एक जना 1,000 निकाले, एक जना 9,000 निकाले, है ना। धरती और एप्पल के मामले में ऐसे होता है, जब एप्पल को छोड़ते हैं तो धरती पे भी mg लगता है, एप्पल पर भी mg लगता है, पर धरती भारी पड़ती है, हिलती डुलती नहीं है, सारा एप्पल ही खर्च कर लेता है। तो किताबों में लिखा होता है कि एप्पल की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो लोग बताते हैं mgh, एप्पल के नाम लगा दिए, सच में एप्पल की नहीं है वो, धरती और एप्पल दोनों की है, पर चक्कर इसलिए पड़ रहा है कि एप्पल ही यूज कर रहा है उसको। 2 दोस्तों ने मिलकर साइकिल खरीदी, एक ने कहा मेरे को जोर आता है साइकिल चलाने में, एक सुबह जाता था, एक शाम को जाता था, फिर दोनों का टाइम सेम हो गया, बोले तू चला साइकिल, मैं तो ऑटो से आ जाऊंगा, पैदल आ जाऊंगा, है ना। तो साइकिल का कॉस्ट दोनों ने बियर किया, पर एक जना यूज करता है, सब लोग कहेंगे इसकी साइकिल, वो तो ऑटो से आता है, वो उसके नाम लग जाएगी, कॉस्ट किसी ने लगाया। mgh एनर्जी दोनों की है, खर्च एप्पल करता है, तो व्यवहार में दुनिया कहती है कि एप्पल की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ये व्यवहारिक दुनिया है, वो ऐसे जो यूज करता है उसी के नाम लगा देती है। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी करते हैं, बुक में सवाल रहता है कि एप्पल की ब्लॉक को h हाइट उठाया, बताओ ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सवाल सही नहीं है, ब्लॉक और धरती के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पर क्योंकि धरती तो यूज ही नहीं करती है, इसलिए लोग ब्लॉक के नाम लगा देते हैं, एप्पल के नाम लगा देते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक समूह की होती है, किसी अकेले की होती नहीं है। यही रोकना चाहते हैं, वक्त बीत गया है, अगली क्लास में फिर थोड़ी सी जानकारी, लगभग खत्म हो जाएगा अगली क्लास में चैप्टर, है ना।